Hello friends, I am Ubaidullah Ansari and welcome back to my channel. Hi, it's me. So in last video, we have derived generalized heat conduction equation in Cartesian coordinate, and based on that equation, we have derived an equation for temperature distribution, heat transfer and thermal resistance for steady state heat conduction through plane wall. And at the end, we get the result as thermal resistance of plane wall is equal to L by Ka, where L is length, or I can say thickness of the plane wall, A is cross section area of the wall, and K is the thermal conductivity of the material of the wall. Okay. So the next important topic in this module is steady state heat conduction through plane and composite walls. Okay. Now, this is very important topic. From this topic, you can definitely expect one question in the final university exam. So in it, the first topic is steady state heat transfer through the plane wall considering conduction and convection both. So आज का टॉपिक आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में अब तक कोई आइडिया नहीं है, या फिर आपने प्रीवियस वीडियो ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस नहीं देखे, तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द आई बटन. नाउ द टॉपिक इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल कंसिडरिंग कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ. ओके, तो यहाँ पर हमको एक प्लेन वॉल कंसिडर करना है जिसमें हीट कंडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ प्लेन वॉल के दोनों साइड में फ्लूइड है. सो ऑन द वन साइड ऑफ प्लेन वॉल देयर इज हॉट फ्लूइड एंड ऑन द अनदर साइड देयर इज कोल्ड फ्लूइड. ओके, अब इन हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दी वॉल. ओके, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, लेट इट्स टेम्परेचर इज Ti. उसके बाद हॉट फ्लूइड से जो कॉन्टैक्ट में है वॉल का जो सरफेस, वहाँ का टेम्परेचर है T1. फिर वॉल के दूसरे साइड का टेम्परेचर है T2 जो कि कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में है. फिर कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है TO यहाँ पे. ठीक है, तो जो लेयर फ्लूइड की सबसे करीब रहेगी प्लेन वॉल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीट ट्रांसफर कर देगी प्लेन वॉल को, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होएगा. और जैसे जैसे हम प्लेन वॉल से दूर दूर जाते जाएंगे लेयर बाय लेयर, तो लेयर बाय लेयर हमको टेम्परेचर ज़्यादा मिलते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब डिफरेंट लेयर्स के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक उसी तरह कोल्ड साइड की अगर हम बात करें तो जो फ्लूइड लेयर डायरेक्ट प्लेन वॉल के कांटेक्ट में है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्लेन वॉल से ले पाएगी, तो उस वजह से उस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगा उस प्लेन वॉल से टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा कोल्ड फ्लूइड का लेयर बाय लेयर. एंड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्लेन वॉल ऑन द कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर एंड कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो ऑल्दो इस टेम्परेचर प्रोफाइल का फिलहाल इस डेरिवेशन में उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. सिग्निफिकेंस है यहाँ पर एक्चुअली इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो अभी हमको इस थर्मल सिस्टम का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है. तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेन वॉल एक मटेरियल है और उसके अक्रॉस दो फ्लूइड्स हैं. तो यहाँ पर दो फ्लूइड और प्लेन वॉल के बीच में दो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएंगे, और प्लेन वॉल के थ्रू में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है डेट वुड बी बाय मोड ऑफ कंडक्शन. सो एक कंडक्शन रेजिस्टेंस आएगा. तो इन टोटल देयर वुड बी 3 रेजिस्टेंसेस इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस थर्मल सिस्टम, और टेम्परेचर अक्रॉस दिस 3 रेजिस्टेंस वुड बी Ti, T1, T2 and TO, and the value of thermal resistance is 1 by Hi into A, L by Ka and 1 by Ho into A. Since here L is the thickness of the wall and K is thermal conductivity of the wall, and Hi and Ho are the convective heat transfer coefficients at inside and outside surface respectively. Okay, by inside surface we mean वो सरफेस प्लेन वॉल का जहाँ से हीट एंटर हो रही है, and outside surface we mean वो प्लेन वॉल का वो सरफेस जहाँ से हीट बाहर जा रही है. Okay, now by electrical analogy the temperature drop across any resistance can be expressed as thermal resistance into heat transfer. Just like in electrical system, voltage drop across any resistance can be given by current into electrical resistance. Okay, so for first resistance temperature drop can be given as Ti minus T1 is equal to 1 by Hi into A into Q. Similarly for second resistance T1 minus T2 is equal to L by Ka into Q, and for third resistance T2 minus TO is equal to 1 by Ho into A into Q. Okay, now adding these three equations, what we will get? We will get Ti minus TO is equal to 1 by Hi A plus L by Ka plus 1 by Ho A into Q. Okay, जब हम लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन की ऐड करेंगे तो माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड ओनली टर्म्स लेफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड वुड बी Ti माइनस TO. सिमिलरली राइट हैंड साइड में Q कॉमन निकल जाएगा और बाकी टर्म्स को हम ऐड करके इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, नाउ rearranging the terms in this equation, what we will get Q is equal to Ti minus TO upon 1 by Hi into A plus L by Ka plus 1 by Ho into A, and comparing this equation with the basic heat transfer equation, that is temperature drop divided by equivalent thermal resistance, then what we will get
इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसमें से अगर हम डिनोमिनेटर में से ए कॉमन निकाल के न्यूमरेटर में भेजते तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, Q इज इक्वल टू ATI माइनस TO अपॉन 1 बाय HI प्लस L बाय K प्लस 1 बाय HO। नाउ कंपेयरिंग दिस विद दिस इक्वेशन UA डेल्टा T, so this equation is very similar to Newton's law of cooling, but Newton's law of cooling में purely heat transfer due to convection होता है, so that's why in that equation H is called as convective heat transfer coefficient, but in this case U is the combined value of conduction and convection, that's why it is called as overall heat transfer coefficient and it is denoted by U. Okay, so how we can define overall heat transfer coefficient? So it is the amount of heat transmitted per unit area per unit time per degree temperature difference between the bulk fluid on each side of a metal. इसका क्या मतलब है? अगर हम ये इक्वेशन ध्यान से देखें, Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, सो U क्या है? U वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को बता रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बिटवीन टू बल्क फ्लूइड्स अक्रॉस ए मेटल बाउंड्री व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज डेल्टा T बिटवीन द टू फ्लूइड्स इज यूनिटी। इसका मतलब है अगर एरिया की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T 1 है, जो अमाउंट ऑफ हीट हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में ट्रांसफर होगी पर यूनिट टाइम, दैट अमाउंट इज नथिंग बट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, सो इसका एप्लीकेशन कहां पर है? व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड टू फ्लूइड हीट ट्रांसफर अक्रॉस ए मेटल बाउंड्री इट इज यूजुअल टू अडॉप्ट एन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। मतलब ऐसे एप्लीकेशन जहां पर फ्लूइड टू फ्लूइड हीट ट्रांसफर हो रहा है बट वहां पर डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रहा, बीच में थ्रू मेटल बाउंड्री देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस। ओके, सो ऐसा कहां पर होता है? फॉर एग्जांपल अवर गैस गीजर, गैस गीजर में पाइप के अंदर से पानी फ्लो होता है और पाइप के बाहर गैस के फ्लेम बर्न करते हैं, तो गैसियस फ्लेम एक हॉट फ्लूइड है और पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो कोल्ड फ्लूइड है, और इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू ए मेटल बाउंड्री दैट इज थ्रू द मटेरियल ऑफ द पाइप। ओके, सो बेसिकली इसका एप्लीकेशन है हीट एक्सचेंजर डिवाइस में, जहाँ पे दो फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली कोई हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमारा रिक्वायरमेंट रहता है U फाइंड करने का, तो U को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय HI प्लस L बाय K प्लस 1 बाय HO। बट थ्योरेटिकली जब हम इसको स्टडी करते हैं इसके न्यूमेरिकल में, तो हम उतनी सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं उतना सारी चीज़ें हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, हम पूरा हीट एक्सचेंजर डिटेल डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमको और भी डिफरेंट पैरामीटर्स डिज़ाइन करना पड़ता है, लाइक एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, LMTD ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो वहाँ पर आपको यूजुअली ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डायरेक्टली दिया हुआ रहता है, पर एक्चुअल आप इंडस्ट्री में कोई हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली U की वैल्यू नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट वॉल कंसीडरिंग कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। तो जो इक्वेशन हमने अभी अभी प्लेन वॉल के लिए निकाले वैसे ही सिमिलर इक्वेशन हम कंपोजिट वॉल के लिए भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, कि इंस्टेड ऑफ ओनली 1 कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस देयर वुड बी 3 कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट मटेरियल इन दिस कंपोजिट वॉल A, B एंड C। ओके, और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस अभी भी 2 रहेंगे जैसे पिछले इक्वेशंस में थे। सो दिस वुड बी द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर दिस केस। देयर इज 1 convective resistance at the inside surface, 1 convective resistance at the outside surface, and 3 individual conductive thermal resistance for each materials A, B and C. Okay. Now, in this way, any heat flow problem can be solved easily by converting it into equivalent electric circuit. Okay. And the basic empirical relation developed for electric circuit can be applied in thermal circuit also. By basic empirical relation, what I mean Ohm's law है. That is V is equal to IR, or voltage drop is equal to current into electrical resistance. Similarly, temperature drop is equal to heat flow into thermal resistance. उसके अलावा जो पैरेलल एंड सीरीज के कॉम्बिनेशन है वो भी हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं। इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश अप टू Rn, एंड सिमिलरली 1 बाय R इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारी चीज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस टॉपिक की अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और गिवन डेटा लिखते हैं। A rectangular slab in bracket K is equal to 10 watt per meter Kelvin of thickness 15 centimeter and inside temperature of 400 degrees Celsius is insulated by material of thickness 10 centimeter in bracket K is equal to 30 watt per meter Kelvin। तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब है
इसका थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है हमको और उसका थिकनेस दिया हुआ है। इसको हमने इंसुलेट किए हैं एक दूसरे मटेरियल से जिसकी थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, डेट इज 10 सेंटीमीटर एंड 30 वाट पर मीटर केल्विन। अब ये जो स्लैब है उसका इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। बाय इनसाइड सरफेस व्हाट वी मीन, जिस सरफेस से हीट इनसाइड आ रही है उस स्लैब में, डेट इज कॉल्ड इनसाइड टेम्परेचर। ओके, सो ये वाला जो सरफेस है उसका टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, डेट इज 400 डिग्री सेल्सियस, और एम्बिएंट एयर इज एट 28 डिग्री सेल्सियस। जो सराउंडिंग एयर है वहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो ऑब्वियसली स्लैब के बाहर इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर है, तो एयर और इंसुलेशन के बीच में जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है that is 15 watt per meter square Kelvin, so it is at outer surface, that's why it is noted by HO। okay, तो हमको दिया हुआ है KA, LA, KB, LB दोनों मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटीज एंड दोनों मटेरियल के थिकनेस दिया हुआ है। इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, आउटसाइड एयर का टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड सरफेस एंड इंसुलेशन के बीच में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज HO is given, which is 15 watt per meter square Kelvin। And what we have to determine? We have to determine steady state heat transfer per unit surface area and temperature of outside surface of slab and insulation. So we have to find heat transfer per unit area of the slab, that is Q by A, and we have to also calculate outside surface temperature of slab and insulation. Now for slab outside temperature is T2 and for insulation outside temperature is T3. okay, so we have to calculate these two temperatures T2 and T3 along with this heat transfer Q per unit area। okay, तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन पढ़ के हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको ये इंश्योर करना है कि जितना भी गिवन डेटा दिया हुआ है वह सभी की सभी वैल्यूज SI यूनिट में होना चाहिए। ओके, तो थिकनेस यहाँ दी हुई 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, हम उन दोनों को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। KA, KB, टेम्परेचर, ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी SI यूनिट में है, HO की वैल्यू भी SI यूनिट में है। अब दूसरा काम ये है कि हमको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है फॉर दिस थर्मल सिस्टम। अब यहाँ पर क्योंकि स्लैब के इनसाइड सरफेस में कोई ऐसा फ्लूइड के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है, या फिर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनसाइड सरफेस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एज्यूम नहीं करेंगे। सो वी विल एज्यूम कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ओनली एट द आउटसाइड सरफेस। सो हाउ मेनी रेजिस्टेंस वुड बी देयर इन द इक्विवेलेंट सर्किट? देयर वुड बी 3 रेजिस्टेंसेस, 2 conductive resistance for individual materials, that is slab and insulation, and 1 convective resistance for the heat transfer between air and insulation by mode of convection। okay, so this would be our equivalent electric circuit for this thermal system। तो temperature यहाँ पर आएंगे T1, T2, T3 and TO, and conductive resistance of material A will be LA by K into A। Similarly for material B it would be LB by KB into A, and for convection resistance would be 1 by HO into A। okay, so we have to determine these terms। now let's start from steady state heat transfer per unit surface area। so we have formula Q is equal to delta T by R equivalent, where R equivalent is sum of individual resistance for series combination। क्योंकि यहाँ पर तीनों resistance series में है, तो equivalent resistance of the circuit would be sum of these 3 individual resistances। so putting all the values, LA by K into A plus LB by KB into A plus 1 by HO into A, TI and TO is also given। अब इसमें से हमको एरिया नहीं पता वॉल का, तो हम एरिया को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, वैसे भी क्योंकि हमको हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ही निकालना है। तो जब हम डिनोमिनेटर से इसको कॉमन निकालेंगे तो 1 बाय A कॉमन निकलेगा, न्यूमरेटर में भेजेंगे तो A हो जाएगा, और जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो अगेन वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इक्वेशन विल बिकम Q by A is equal to TI minus TO upon LA by KA plus LB by KB plus 1 by HO। now putting all the values in this equation we will get the value of Q by A। please pause the video and calculate the answer। so after calculating what we will get Q by A is equal to 4376.5 watt per meter square, because we have calculated heat transfer per unit surface area, therefore unit will be watt per meter square। now we have to find the temperature of outside surface of slab and insulation। मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में आ जाए तो आउटसाइड सरफेस ऑफ स्लैब मतलब हमको टेम्परेचर T2 एंड T3 फाइंड करना है। तो जब हम T2 फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है क्योंकि कि उसमें T2 टेम्परेचर आना चाहिए, तो हम सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्ट करेंगे सर्किट का। एंड व्हाट वुड बी इक्वेशन? टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इनटू हीट फ्लो। सो Q is equal to
T1 minus T2 upon LA by KA into A. Okay, so Q is equal to T1 minus T2 upon RA, or I can write it as T1 minus T2 upon LA by KA into A. अब इस इक्वेशन में हमने Q by A की वैल्यू अभी फाइंड करे हैं, इसको हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो Q by A is equal to T1 minus T2 upon LA by KA, where T1 is 400 given, T2 हमको पता नहीं है, LA और KA क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q by A की वैल्यू हमने अभी निकाले हैं. So the only unknown in this equation is T2. So after calculating we will get T2 is equal to 334.35 degrees Celsius. Okay, now again similarly we have to calculate temperature at the outside surface of the insulation. तो उसके लिए हम इसी सर्किट का ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ये वाला. Okay, now again Q is equal to delta T by R thermal, that is Q is equal to T3 minus TO upon 1 by HO into A, or I can write Q by A is equal to T3 minus T4 upon 1 by HO, where T4 is 28, HO is 15, and Q by A we have already calculated. Therefore, on solving this equation, we will get T3 is equal to 319.77 degrees Celsius. अब ये जो हमने आंसर्स निकाले वो सही है कि नहीं, उसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सर्किट में आना पड़ेगा. तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट लेफ्ट टू राइट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एंड हीट ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और वी कैन से फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो एक सीक्वेंस ये फॉलो होना चाहिए कि T1 शुड बी ग्रेटर देन T2, T2 शुड बी ग्रेटर देन T3 एंड T3 शुड बी ग्रेटर देन TO. तो T1 हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, डेट इज 400 डिग्री सेल्सियस. तो 400 डिग्री सेल्सियस शुड बी ग्रेटर देन T2 विच इज 334 in our case. Similarly, T2 should be greater than T3 which is 319 degrees Celsius approximately in our case, and this T3 should be greater than T4 which is 28 degrees Celsius. So in this way we can verify. तो इस तरीके से हम कंपोजिट वॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कुछ और वेरिएशंस हैं वो हम देखते हैं. So the second question is find the heat flow rate through the composite wall as shown in figure, assume one dimensional flow. Okay, अब ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इस तरीके का एक सिस्टम दे दिया हुआ है हमको कंपोजिट वॉल का. उसके डायमेंशन, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज गिवन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ईच मट इज गिवन, और हमको बोलना है कि इसको हमको वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर एज्यूम करके इस कंपोजिट वॉल के थ्रू कितने रेट से हीट फ्लो हो रहा है ये हमको फाइंड करना है. ओके, तो अभी सबसे पहला काम है हमारा क्वेश्चन और डायग्राम से हम गिवन डेटा निकाल लें और ये जो कंपोजिट वॉल दिया है उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लें. ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जितना टेम्परेचर यहाँ पे सराउंडिंग एयर का है उतना ही टेम्परेचर इस प्लेन वॉल के एंड्स का रहेगा. दैट इज the inside surface temperature of the plane wall A would be 400 degrees Celsius and the outside surface temperature of the plane wall D would be 60 degrees Celsius. जब वॉल का टेम्परेचर और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर एनी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, सो यहाँ पर दोनों साइड में कोई भी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंसेज नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर HI और HO की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो उसको हमको इग्नोर करना है. मतलब यहाँ पर सिर्फ मटेरियल के इंडिविजुअल कंडक्टिव रेजिस्टेंस आने वाले हैं. अब यहाँ पर T1 और T4 तो हमको दिया ही हुआ है, उसके अलावा चारों मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी 150, 30, 65 एंड 50 रिस्पेक्टिवली दी हुई है. अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एंड दीज ऑल मटेरियल्स आर प्लेन वॉल ओनली. सो L बाय KA से हमको सारे मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा. तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से डायग्राम को देख के हम सारे मटेरियल की थिकनेस और एरिया हम कैलकुलेट अलग से कर लें, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी तो डायरेक्टली दी हुई है बट थिकनेस और एरिया जो है वो हमको डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, तो देखते हैं वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं. सो LA हेयर इज थिकनेस ऑफ प्लेन वॉल इज 0.03 मीटर. ये डायग्राम में देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर, इन मीटर इट इज 0.03. ठीक उसी तरह मटेरियल बी और सी के लिए थिकनेस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 0.08 मीटर, एंड फॉर मटेरियल डी इट इज 0.05 मीटर. ओके, नाउ कमिंग टू द एरिया. नाउ व्हाट वुड बी एरिया ऑफ मटेरियल ए? एरिया ऑफ मटेरियल ए वुड बी 10 सेंटीमीटर इनटू दिस हाइट. व्हाट इज दिस हाइट? 3 plus 7 centimeter, that is again 10 centimeter. So area of material A would be 10 centimeter into 10 centimeter, that is 100 centimeter square, or in meter I can write it as 0.01 meter square.
Similarly for material B, the width is 10 centimeter and height is 3 centimeter. So area of material B would be 0.003 meter square. Similarly for material C, height is 7 centimeter, that is 0.07 meter, and width is again 10 centimeter, that is 0.1 meter. Therefore its area would be 0.1 into 0.07, that is equal to 0.007 meter square. And similarly for material D, it is 0.01 meter square. अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले हीट मटेरियल ए में एंटर होगी, फिर इस पॉइंट में आने के बाद वो हीट दो पार्ट में डिवाइड होगी, इन मटेरियल बी एंड सी, एंड अगेन एट दिस एंड द हीट फ्रॉम मटेरियल बी एंड मटेरियल सी विल कंबाइन एंड इट विल ट्रांसफर टू मटेरियल डी. ओके, so this is equivalent electric circuit for this thermal system having four resistances RA, RB, RC and RD. Now क्वेश्चन में हम क्योंकि बोला हुआ है कि we have to assume one dimensional flow. So one dimensional flow का मतलब है कि टेम्परेचर वेरिएशन would be only along one direction. तो हमको ऐसा assume करेंगे सिर्फ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है. सो अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन देयर वुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट. मतलब इस वॉल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सिमिलरली इस वॉल में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ये हमको assumption करना है. सो दैट्स व्हाई एट दिस जंक्शन T2 टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट. सिमिलरली एट अनदर जंक्शन T3 ऑल्सो टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट. ओके, तो हम इसको ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से पहले हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. व्हाट इज RA? RA would be equal to LA by K into A. Therefore it is equal to 0.03 by 150 into 0.01. Similarly RB is equal to LB by KB into AB. RC is equal to LC by KC into AC, and RD is equal to LD by KD into AD. Putting all the given values in these equations, we will get the value of RA, RB, RC and RD as 0.02, 0.89, 0.176 and 0.1 degrees Celsius per watt respectively. Okay, the unit of thermal resistance is degrees Celsius per watt. It represents temperature drop per unit heat transfer rate. Okay, now इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमको मिल गए. अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने के लिए पहले इनिशियली हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. देन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी इन सीरीज विद दिस टू रेजिस्टेंसेस. तो इस तरीके से हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिलेगा. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन? सो फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस 1 by R parallel is equal to 1 by RB plus 1 by RC, where RB and RC is 0.89 and 0.176, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया. Now solving this equation we will get R parallel is equal to 0.147 degrees Celsius per watt. मैंने अक्सर एक गलती करते हुए स्टूडेंट्स को देखा हूँ एग्जाम में कि वो राइट हैंड साइड को तो बराबर कैलकुलेट कर लेते हैं, बट R पैरेलल का आंसर लेते वक्त उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं. दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 by R पैरेलल, इट इज नॉट इक्वल टू R पैरेलल. तो ध्यान रहे कि आप वो रेसिप्रोकल भी कंसीडर कर लें, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा. ओके, नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ गया. देन व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी सम ऑफ RA plus RD and parallel combination. Therefore equivalent resistance would be RA plus R parallel plus RD. Therefore heat transfer can be given as Q is equal to delta T by R equivalent, where R equivalent is sum of these three resistances and delta T is T1 minus T4. अब T1 minus T4 दिया हुआ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमने निकाल चुके हैं, सो हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट द आंसर. सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द आंसर एज Q is equal to 1273.4 watt. ओके, सो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़े से वेरिएशन और है. आने वाले 2 वीडियोस में हम स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन एंड कंपोजिट वॉल से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो आई होप हमने जो भी चीज़ें आज डिस्कस की वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. If you understand everything, then please like my video and share it with your friends. And for getting more updates regarding new videos in this channel, please subscribe to my YouTube channel. Hi, it's me. Thank you.